हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोरेंसिक वाला। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एंड हैंड राइटिंग। तो इसमें सारे वो टॉपिक्स कवर होंगे जो आपके सीयूईटी एग्जाम में आ सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स है जो एग्जाम में आ सकता है। फोरेंसिक डॉक्यूमेंट को लेके, हैंड राइटिंग को लेके, टायर मार्क्स, शू मार्क्स, सम इम्प्रेशंस, ये अदर मिसलिनियस टॉपिक है जो इसमें कवर होगा। और जो फिंगरप्रिंट है उसका एक कंप्लीट डिफरेंट पीपीटी है। शुरू करते हैं। पहला है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अ डॉक्यूमेंट इज एनी रिटन, प्रिंटेड, टाइप, engraved, photographed, electronically stored material that contains information and can serve as evidence or record. इसमें डॉक्यूमेंट में जब भी आप कोई डेफिनेशन देखोगे उसमें लिखा उसमें क्लियरली, क्योंकि सिंस ये फोरेंसिक साइंस है इसमें लीगल डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत क्लियर कट ये बोला गया है कि वो कोई भी चीज हमें अगर रिटन में मिलती है, प्रिंटेड में मिलती है, टाइप्ड होके रखी है, कहीं पे इंग्रेव्ड है, दैट मीन्स कहीं पे मार्किंग्स वगैरह है, फोटोग्राफ की गई है, या इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, पर उन चीजों में इंफॉर्मेशन है एंड हमें काम आ सकता है फॉर रिकॉर्ड और एज एविडेंस, तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। इन फोरेंसिक साइंस डॉक्यूमेंट्स आर examined to determine authenticity, alteration, forgery, origin, writer identification। ठीक है, हम फोरेंसिक साइंस में ये डॉक्यूमेंट यूटिलाइज करते हैं टू चेक कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं, वो किसको बिलोंग करता है, उसमें कोई ऑल्टरेशन, फोर्जरी हुई है कि नहीं, उसका ओरिजिन सोर्स क्या है, या किसने लिखा है, कहाँ से मिला है। एंड राइटर आइडेंटिफिकेशन, कि कौन लिख सकता है, किसने, कौन सही बोल रहा है, किसका ये राइटअप है। नेक्स्ट, अब डॉक्यूमेंट्स के टाइप भी होते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, पर्सनल होता है, एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हमारे सबसे ज्यादा डोमेन में है जो हमें पढ़ना है। रिटन डॉक्यूमेंट देखें तो इसमें क्या क्या आ सकता है, आप सोर्सेज आप हमेशा देख लो रिटन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है। हैंड राइटिंग होगा, उसमें सिग्नेचर्स होंगे, लेटर्स होगा, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ये सारे रिटन डॉक्यूमेंट में आ जाता है। फिर प्रिंटेड में आ जाते हैं आपके बुक्स, न्यूज़पेपर, नॉवेल, सर्टिफिकेट्स, करेंसी। करेंसी याद रखना प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। बिल्स, रिसीप्ट्स। एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका ईमेल, पीडीएफ, वर्ड फाइल्स, डिजिटल सिग्नेचर्स। ऑब्वियसली डिजिटल में भी हम चेक करते हैं कि कोई टैम्परिंग या और कुछ है कि नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ओके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आ जाता है आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपका एक आइडेंटिटी बता सकता है कहीं पे बाहर, या आप आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज हो सकता है, दैट्स कॉल्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो वो आ जाता है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। इन सब में भी फोर्जरी वगैरह हुई है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में डायरीज, लेटर्स, नोट्स, ग्रीटिंग कार्ड, ये सब होते हैं। मोस्ट सुसाइड केसेस में ये डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं। अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या है, सब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट तब बन जाता है जब उसमें कोई भी ऑल्टरेशन हुआ हो, या वो सस्पिशियस हो, वो फेक हो, डिस्प्यूटेड हो, या फोर्ज की गई हो, तो वो एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है। अब उसकी एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी चीजें होती है। हम हैंड राइटिंग एनालाइज करते हैं, हम सिग्नेचर एनालाइज करते हैं। आप सोचोगे हैंड राइटिंग कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो, सेम ही है। सेम नहीं है। हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड इसमें बहुत डिफरेंट तरीके के सेट रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंक एनालिसिस करते हैं, हम पेपर एग्जामिन करते हैं, कई बार पेपर भी चेंज हो जाता है। देन यूवी आईआर एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन, देन डिजिटल फोरेंसिक, ये सब कुछ हम चेक करते हैं। मतलब एग्जामिनेशन होते हैं जिसकी वजह से हम एक ऑथेंटिसिटी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ordinarily the work of the document examiner involves examining handwriting and typescript to ascertain the source of authenticity of a question document. However, document examination is not restricted to a mere visual comparison of words and letters. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट एग्जामाइन कर रहा होता है, जो भी एक अथॉरिटी होती है, उसको हैंडराइटिंग एंड जो भी हैंडराइटिंग या फिर जो भी चीजें टाइप्ड है वो सब चेक करना पड़ता है ताकि पता लगा सके उसके सोर्स एंड ऑथेंटिसिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हैंडराइटिंग आई है वो थोड़ा बहुत कंपेयर कर लिया विजुअली एंड वही है, ऐसा नहीं होता है।
वो चीजें चेक करनी है, पर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। किस तरह से लिखा है, कौन सी रिदम है, किस तरह का स्लैंटिंग लाइन है, किस तरह का नहीं है, एंड बहुत कुछ। फिर है द डॉक्यूमेंट एग्जामिनर मस्ट नो हाउ टू यूज द टेक्निक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, फोटोग्राफी, and even such analytical methods like chromatography to uncover successfully all efforts, both brazen and subtle, designed to change the content or meaning of a document. अब इसमें ये बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनर होता है उसको माइक्रोस्कोपी तो आनी चाहिए ताकि हम लेटर्स एंड वर्ड्स अच्छे से साइड बाय साइड कंपैरिजन करके चेक कर सकें, एंड ऑल्टरेशन वगैरह चेक कर सके। फोटोग्राफी भी आनी चाहिए कि किस तरह से क्लोज रेंज फोटोग्राफी लेनी है कि हमें बाद में वो इजी पड़े रिकॉर्ड करने के लिए। एंड कुछ एनालिटिकल मेथड्स भी आने चाहिए ताकि हम इंक डिस्कवर कर सके कि इंक डिफरेंस क्या क्या है। तो कोई भी हो, मतलब बहुत बड़ा एफर्ट हो, बहुत छोटा एफर्ट हो, लेकिन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर को ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अब है ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू ओवरराइटिंग, erasures, or more obvious crossing out of words must be recognized and characterized as efforts to alter or obscure the original meaning of the document. सिंपल मीनिंग यही है कि ओवर राइटिंग हो, इरेजर हो, या किसी ने ऐसे वर्ड्स कट किए, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि कुछ भी किया हो, ओवर राइटिंग की हो, इरेज किया हो, या कटिंग किया हो, क्रॉस किया हो, उसका सिंपल मीनिंग है कि आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं वो बाय मिस्टेक कुछ लिख दिया था और उसको मैंने चेंज करके सही कर दिया है, स्टिल यू हैव टेम्पर्ड द डॉक्यूमेंट। ओके, तो वो सब भी अंडर कंसिडरेशन आता है। The document examiner uses his or her special skills to reconstruct the written contents of charred or burned paper. हाँ, कई बार लोग जला देते हैं अपने जो भी एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको जला देते हैं। तो डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के पास ऐसे एनालिटिकल मेथड्स हैं जिससे वो चार्ड या बर्न पेपर को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सके कि क्या लिखा हो सकता था एंड क्या मतलब हो सकता था ऐसे राइटिंग्स का जो कहीं पे लिखे नहीं है पर इंडेंट हो रखे हैं। जैसे कि आप एक राइटिंग पैड होता है, राइटिंग पैड पे आप लिखते हो तो उसके पीछे वाले पेज पे भी वो छप जाता है कि नहीं? पीछे वाले पेज पे भी वो छप जाता है, तो उसको कहते हैं हम इंडेंटेड राइटिंग। ओके, एक तो बर्न पेपर, चार डॉक्यूमेंट्स है, दूसरा है इंडेंटेड राइटिंग। आपने यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा तो वो बहुत ही फेंटली दूसरे पेज में भी लिखा होगा। ओके, तो इन पे भी कंपैरिजन हो जाता है। ओके, अब है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हैंड रिटन हो या टाइप रिटन हो, इंग्रेविंग्स हो या कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट वाला जो हमने पढ़ा था वही डेफिनेशन। एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स हैंड रिटन और टाइप रिटन मार्किंग्स whose source और authenticity is in doubt, that means जो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा भी उसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है या सस्पिशियस है, उसको हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। Such a broad definition covers of all the written and printed materials we normally encounter in our daily social and business activities. Letters हो गया, check हो गया, driver license, contracts, wills, voter registration, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं, डे टू डे लाइफ की कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें कॉमन स्पेसिमेंस होने के बावजूद, कॉमन स्पेसिमेंस है करके ये लोग ये लैब्स में आती हैं एग्जामिन होने के लिए ऑन डेली बेसिस। इसलिए जब हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, वी आर नॉट एक्चुअली रेफरिंग द पेपर डॉक्यूमेंट, वी आर रेफरिंग टू एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, चाहे वो डिजिटल हो, टाइप रिटन हो, हैंड राइटिंग हो, नोट्स हो, कुछ भी हो। Question document may include writings or other marking found on walls, windows, doors or any other objects. Yes, अगर वॉल्स पे भी कहीं लिखा है हेल्प मी, या वॉल्स पे कुछ लिखा है दिस वे, या दैट ऑल्सो कंसीडर्ड, उसकी भी एक फोटोग्राफी ली जाएगी एंड वो भी एक डॉक्यूमेंट में ही कंसीडर होगा। एप्लीकेशन, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट कहाँ, अगर आप फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हो वो कहाँ कहाँ काम आता है? पहला है फोर्जरी केसेस, सबसे मेन है। फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन हम इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि हम चेक कर सके कि किसी डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन तो नहीं हुई है, ताकि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, cases that involve the alterations made to the actual documents for the benefit of an individual are dealt with forgery cases. In such cases, the experts try to determine the authenticity of the signatures
all the documents that are alleged to be forged. अभी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो verification of such documents that are alleged to be altered or containing discrepancies in documents like contracts, wills, financial documents, etc. is also necessary and fraud investigations are done for this purpose. फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब है कि जो विल्स कॉन्ट्रैक्ट ये सब होता है जिसमें थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन की जाती है ताकि इंश्योरेंस ले सके या किसी को एक्स्ट्रा ग्रीड से मनी वगैरह मिल सके, तो वो सब भी चेक किया जाता है, वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है अगर किसी कंपनी के ऊपर किया गया हो। फर्दर केसेस तो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर किया जा सकता है, सिग्नेचर हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में किसी कंपनी के अंदर हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, किसी अग्रीमेंट में हो सकता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, केसेस दैट इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ रैंसम नोट्स, थ्रेटनिंग लेटर्स, या फिर इसमें ओके, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आप मोस्टली याद रखना ये जो सुसाइड नोट्स होते हैं, रैंसम नोट्स होते हैं कि किसने ब्लैकमेलिंग नोट वगैरह भेजा है या कुछ और डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो ये सब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में देखा जाए तो इंडिया इतना बड़ा है, लाइक इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट है, सिविलाइजेशन सॉरी डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे राइटिंग्स है, इंस्क्रिप्शंस है। तो इन सबको डिसाइफर करना, इनकी अवेयरनेस बढ़ाना, इनका न्यू लैंग्वेज, ग्रामर, ये सारी चीजें लर्न करना, स्टडी करना। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक एविडेंस ढूंढता है आपकी हमारी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ये सब भी डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। ये सब जाता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक गुफा में अगर डायग्राम्स या इंस्क्रिप्शंस बने हैं तो वो अभी रिसेंटली नहीं बने हैं, बहुत सालों पहले बने हैं। हाँ, उसके लिए भी टेस्ट वगैरह है जिससे हमें पता चल सकता है कि नहीं, बहुत साल पहले भी यहाँ पे कुछ लोग रहते थे जिन्होंने ये बनाया है। हैंडलिंग, अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है, आप उसको हैंडल कैसे करोगे? पहली बात, हर किसी डॉक्यूमेंट को हम फ्रेजाइल कैरेक्टर की तरह ही, फ्रेजाइल सब्सटेंस की तरह ही हम उसको नोट करते हैं और वैसे ही उसको उसी तरह से उसको देखते हैं। तो अगर उसको अटॉर्नीज या फिर लॉयर्स हैंडल करने वाले हैं, उसको विटनेस करवाने वाले हैं कोर्ट वगैरह में, जूरी को दिखाने वाले हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को जो बहुत ही फ्रेजाइल हो, ठीक है, वैसे सारे डॉक्यूमेंट को ही बहुत हैंडल एंड केयर से रखते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है कि अभी हाथ लगते ही फट सकता है, हाथ लगते ही उसकी इंग्रेविंग जा सकती है या कुछ हो सकता है, तो उसको दो ग्लास पीस के अंडर रखते हैं, ठीक है। जैसे ही ये हमारा एक ग्लास पीस, ये दूसरा ग्लास पीस, एंड उसके अंदर हम लोग अपनी शीट को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एक सैंडविच मेथड जैसा रहता है। एंड इसको एक बाइंडिंग टिप से हम लोग अच्छे से बाइंड कर देते हैं ताकि अगर एक ग्लास ऊपर से हटाए तो रीडिंग्स वगैरह हो सके, विदाउट ग्लास हटाए भी रीडिंग वगैरह हो सके, एंड देन उसको इजीली रख सकते हैं। तो वो जो पेपर है वो एकदम इंटैक्ट रहेगा सैंडविच, ग्लास सैंडविच के अंदर, एंड वो कहीं मूव नहीं करेगा। दिस मेथड permits examination of both sides of the paper and thus protected a document and it will not be injured by any amount of handling. इसलिए the paper can easily be removed when necessary by simply removing the band at one end of the glass. Basically यही है कि आप ग्लास कवर्स को जब रिमूव करोगे वो आप पेपर भी रिमूव इजीली कर सकते हो, एंड ग्लास के अंदर रह के आप दोनों साइड से नोटिस भी कर सकते हो कि क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कैसा क्या बेसिकली क्या ऑथेंटिसिटी है। A question document should not be exposed to moisture of any kind. बहुत सिंपल लाइन, it should not be exposed to strong sunlight or left out in the air uncovered. अगर आपका डॉक्यूमेंट क्वेश्चन है तो आप उसको बहुत हैंडल एंड केयर से रखेंगे, ऐसे नहीं कि भाई किसी मॉइस्चर एरिया में रख दिया, फंगस लगता रहे, या सनलाइट में रख दिया, एंड ऐसे ही पॉकेट में फोल्ड करके तो नहीं रखोगे भाई। अगर वो एविडेंस है तो उसको ऐसी जगह पे रखना है कि वो इन सब चीजों से, मॉइस्चर, ड्राई कंडीशन, इन सब चीजों से इतना अफेक्ट ना हो। अगर एक डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट फट जाता है
या फिर टूट जाता है या किसी वे में खराब हो जाता है, तो उसको एक हम्म ये एक्चुअली शायद वो नॉट भी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एकदम से फट-फट जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसको एक ओपेक कार्ड में पेस्ट कर देना चाहिए। एक जगह पे उसको पेस्ट कर देना चाहिए ताकि वो मूव ना हो। अगर उसके पीछे कुछ राइटिंग्स नहीं है, तो हम उसको एक जगह पे पेस्ट कर सकते हैं एंड देन उसको रीड आउट कर सकते हैं। बट मोस्टली ग्लास कवर के अंदर ही रखते हैं, बिकॉज ओपेक कार्ड में भी करना इज नॉट सेफ। आप ग्लू वगैरह यूज कर रहे हो, वो हो सकता है वो राइटिंग्स वगैरह से इंटरफेयर करे। हो सकता है पीछे कुछ राइटिंग्स हो जो आपको नहीं पता हो और आपने ग्लू यूज कर लिया। ओके, देन फाइनली जो कोर्ट स्टेनोग्राफर होता है, उसको भी बहुत सावधानी से क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को संभालना चाहिए। जो भी उसमें लेबल चिपकाना है, रबर इम्प्रेशन स्टैम्प कुछ भी देना है, बहुत संभाल के, कि वो जो भी रिटन पार्ट है उसमें या जो भी नेसेसरी पार्ट है उसको हिंडर ना करे। ओके, अब है कुछ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो पहला है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या आ जाता है? पहला प्रिंसिपल उसका पढ़ लो, प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टन सब्सटेंस अब्सॉर्ब और फ्लोरोसेंस अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब ऐसे कुछ जैसे इंक हो गया या कुछ राइटिंग्स होती है, वो फ्लोरोसेंस शो करती है अल्ट्रावायलेट लाइट के अंडर। ठीक है, तो अगर मान लो हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हमने यूवी चेम्बर में रखा, तो वो 200 टू 400 नैनोमीटर के अंदर थोड़ा फ्लोरोसेंट करेगी। तो एप्लीकेशन इसका ये है कि हम ऑल्टर्ड एंट्रीज चेक कर सकते हैं, इंक डिफरेंस चेक कर सकते हैं। फिर अगर डिटेक्शन कर, अगर कोई राइटिंग इरेज की है, मान लो वाइटनर या किसी चीज से इरेज की है, तो वो भी फ्लोरोसेंट करेगा। ठीक है, अगर वो फ्लोरोसेंस करेगा तो हमें पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ हटाया गया है, इरेज किया गया है। अगर कोई फ्लोरोसेंट पेपर या फाइबर पे लिखा गया है किसी पर्टिकुलर पर्पस से, वो हमें पता चल जाएगा। डिफरेंट इंक्स में अपीयर सिमिलर इन विजिबल लाइट बट फ्लोरोसेंस डिफरेंटली अंडर यूवी लाइट। अब बात है कि आपने दो पे आपके आपने एक रैंसम नोट लिखा, आपका पेन खत्म हो गया, आपने दूसरे पेन से कंटिन्यू कर दिया, उससे अगर हम यूवी चेम्बर में डालेंगे हमें पता चल जाएगा दो डिफरेंट पेन है, दैट मीन्स दो डिफरेंट इंक से लिखा गया है। एंड इससे भी काफी चीजें हम चेक किए कर सकते हैं कि अगर चलो मान लो कि जो पर्सन है वो ब्लैकमेलर जो भी है वो पकड़ा गया, उसके पास वो दो पेन भी एविडेंस में निकल गए, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। और दो पेन में से एटलीस्ट एक पेन निकल गया एविडेंस में, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, समथिंग टू बिगिन विथ। ऐसा प्रोसीजर ये है कि जो डॉक्यूमेंट है हम उसको यूवी चेम्बर या यूवी सोर्स के अंडर रखते हैं। यूवी टॉर्च हो सकता है, यूवी लैंप हो सकता है, यूवी फिल्टर भी हो सकता है। ठीक है, यूवी चेम्बर मोस्टली यूज होता है, दैट इज यूवी कैबिनेट। फिर जो यूवी लाइट है उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर डालते हैं एंड हम देखते हैं कि कितना फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, फिर हम स्टैंडर्ड सैंपल से उसे कंपेयर करते हैं। अब मान लो तुम्हारा एक रैंसम नोट है जो ऐसे पेपर में है जो इतना फ्लोरेसेंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन दूसरा रैंसम नोट भी मिला है जो फ्लोरेसेंस दिखा रहा है, तो वो पता चल सकता है कि एक रैंसम नोट तो ब्लैकमेलर लिखा है, पर एक रैंसम नोट शायद फैमिली ने खुद से लिखा है या किसी ने खुद से लिखा है ऐसा प्रैंक करने के लिए या एक्स्ट्रा पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सटॉर्ट करने के लिए, एक्सटॉर्ट मतलब कि पैसा निकलवाने के लिए। ओके, अब है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार देख लेते हैं। इसमें होता है कि विजिबल रीजन में जो लाइट अब्जॉर्प्शन होती है उसका एनालिसिस करते हैं। रेंज क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर। ये सारे रेंज अच्छे से याद रख लेना, यूवी रेंज, विजिबल रेंज, गामा रेंज, ओके, सब कुछ याद रखना। तो वो था 200 टू 400 नैनोमीटर यूवी, विजिबल आ गया 400 टू 700 नैनोमीटर। इसके एप्लीकेशन ये है कि इंक कंपैरिजन करना है, कलर डिफरेंशिएशन चेक करना है, फेडेड राइटिंग डिटेक्ट करनी है कि कौन से राइटिंग कितना टाइम पहले तक, एस्टिमेशन कर सकते हैं हम कि कितना पहले लिखा हो सकता है या फिर कौन से इंक से लिखा है कि वो फेड हो रहा है। फिर पिगमेंट्स क्या क्या है उस इंक में वो चेक कर सकते हैं। इंफ्रारेड आयर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो है, सब्सटेंस अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो सब्सटेंस है वो इंफ्रारेड रेडिएशन अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे। अब इसका जो रेंज है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। अब हाँ,
1 mm। ओके, एप्लीकेशन है, इसमें भी ऑब्लिटरेटेड राइटिंग हम चेक करते हैं, इसमें कलर फिल्टर्स भी होते हैं ये सब चेक करने के लिए। इंक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बर्न चार्ट डॉक्यूमेंट्स हम आईआर से चेक करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस लाइन, जो भी चीजें हम कट आउट हो चुकी है वो भी चेक कर सकते हैं इससे आईआर से। फिर है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तुम्हारे पास बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास ऐसा आता है कि फ्लोरेंसिक डॉक्यूमेंट किन किन मेथड से चेक किया जा सकता है, तो कोई 2 3 देंगे, ऑल ऑफ द अबव देंगे, कोई 4 देंगे, नन ऑफ द अबव देंगे, वैसे टाइप का। तो आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट फिट ऑप्शन है टू डू द टिक मार्क। सम सब्सटेंसेस emit visible light after absorbing UV radiation। ठीक है, फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये है कि यूवी रेडिएशन लेके थोड़ा विजिबल लाइट एमिट करता है। तो इसमें हम एप्लीकेशंस का बेसिकली ये कि हम किसी डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी फीचर एग्जामिनेशन करते हैं, अगर कोई करेंसी फोर्ज्ड है तो हम वो डिटेक्ट करते हैं, इंक एनालिसिस हम चेक करते हैं, देन केमिकल ऑल्टरेशंस क्या क्या है वो चेक करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस है हाईली सेंसिटिव फॉर काउंटरफेट डिटेक्शन। हाँ, जब पैसों की बात आती है, जब पैसे करेंसी वगैरह का काउंटरफेट हो जाता है, तो तब हम चेक कर सकते हैं बहुत इजीली इसमें। देन है फोटो माइक्रोग्राफी। ठीक है, फोटो माइक्रोग्राफी का मतलब है माइक्रोस्कोप के थ्रू फोटो लेना। ओके, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको माइक्रोस्कोप के लेंस के थ्रू आप फोटो लोगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना कि फोटो माइक्रोग्राफी का मतलब है लेंस फोटोग्राफी। ठीक है, लेंस के थ्रू ही फोटो आएगी। टू ऑब्टेन मैग्निफाइड इमेजेस, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप से हमें कोई कोई चीज कैसा दिखती है, एक लेटर भी हमें बहुत ज्यादा मैग्निफाइड दिखता है, तो हमें वो मैग्निफाइड फोटो ही चाहिए अपनी रिकॉर्ड के लिए। एप्लीकेशंस क्या है, हम इंक स्ट्रोक एग्जामिनेशन करते हैं कि किस तरह से स्ट्रोक्स बनी है, किस साइड से गई है, पेपर का फाइबर कैसा है उसकी स्टडी करते हैं, सिग्नेचर के छोटे छोटे डिटेल्स हम स्टडी करते हैं। फिर प्रिंटिंग डिफेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं कि कहाँ पे प्रिंटिंग डिफेक्ट हो सकता है। इसमें सिंपल स्टेप्स जो है कि जो सैंपल है वो सैंपल माइक्रोस्कोप के अंडर रखना है, फोकस करना है डिजायर्ड एरिया पे, वहां पे माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करना है, फिर इमेज को कैप्चर करना है, फिर आप उसको अलग से रिकॉर्ड करके एनालाइज कर सकते हो। फिर है माइक्रो फोटोग्राफी, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है फोटो माइक्रोग्राफी, मतलब फोटो लेंगे हम माइक्रोस्कोप से। ठीक है, माइक्रोस्कोप ये है, उसके ऊपर से फोटो लेंगे। अब है माइक्रो फोटोग्राफी, इसका मतलब ये है कि टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल फोटोग्राफिक इमेजेस फॉर स्टोरेज एंड एग्जामिनेशन, मतलब बहुत छोटी छोटी पिक्चर्स लेके उसको एक इनलार्ज तरीके से हम एग्जामिन करना। ठीक है, इसमें हम मिनिएचर स्टोरेज डॉक्यूमेंट स्टोरेज चेक करते हैं आर्काइवल पर्पस के लिए, मतलब हम बहुत सारे फोटोज ले लेते हैं। ठीक है, एंड उसको हम लोग रख देते हैं, उसको हम लोग आराम से रख देते हैं फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जैसे फोटो माइक्रोग्राफी का मतलब देखें तो इनलार्ज माइक्रोस्कोपिक इमेज, एक माइक्रोस्कोपिक इमेज को हमने बड़ा कर रखा है। फोटो माइक्रोग्राफी का मतलब है कि हमने एक बड़े साइज को छोटे छोटे साइजेस में रिड्यूस कर रखा है, ताकि हम उसको अच्छे से फ्रैगमेंट्स में तोड़ रखा है, ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सके। फोटो माइक्रोग्राफी में माइक्रोस्कोप यूज होता है। माइक्रो फोटोग्राफी में मिनिएचराइजेशन यूज होता है, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट का मिनिएचर वर्जन यूज होता है। और फोटो माइक्रोग्राफी एग्जामिनेशन के लिए होता है, माइक्रो फोटोग्राफी स्टोरेज पर्पस के लिए होता है, ताकि ज्यादा जगह भी ना घेरे और वो डॉक्यूमेंट भी प्रिजर्व स्टोर हो जाए। फिर है वीएससी, इसको कहते हैं वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, ये पिछले बार भी क्वेश्चन में आया था कि विच नहीं, दिस प्रिंसिपल डिनोट्स टू विच ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल दिया था कि एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू एग्जामिन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स यूजिंग डिफरेंट लाइट सोर्सेज एंड फिल्टर, तो ये है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। इसमें एक यूवी लाइट सोर्स होती है, आईआर लाइट सोर्स होती है, कैमरा भी होता है, मैग्निफिकेशन भी होता है, डिजिटल डिस्प्ले भी होता है। और एप्लीकेशन इसका क्या होता है कि हम फोर्ज्ड एंट्रीज को डिटेक्ट करते हैं, इंक डिफरेंशिएशन डिटेक्ट करते हैं, पासपोर्ट का एग्जामिनेशन वीएससी से किया जाता है, करेंसी ऑथेंटिकेशन भी करते हैं, एंड कोई भी ऑल्टरेशन वगैरह हो वो भी चेक करते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे फिल्टर्स वगैरह होते हैं जिसे हम चेक करते हैं कि ऑब्लिटरेशन है, इरेजर है या क्या है।
फिर है ईएसडीए, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन अपैरेटस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चेक करता है इंडेंटेड या इम्प्रेस्ड राइटिंग्स को। मैंने बताया आपने किसी नोटपैड में लिखा, वो पेज हटा दिया लेकिन उससे पीछे लिखा हुआ है, तो इंडेंटेड राइटिंग्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिफरेंसेस, इंडेंटेड राइटिंग्स क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिफरेंसेस ऑन द पेपर सरफेस। इंडेंटेड राइटिंग मतलब उसे गड्ढे गड्ढे में बना होगा ना वो, तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन जाता है जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं क्या लिखा है। तो डॉक्यूमेंट को हम ईएसडीए प्लेट पे रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, फिर उस पे एक थिन प्लास्टिक फिल्म प्लेस करते हैं, एंड देन उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अप्लाई करते हैं, टोनर पाउडर अप्लाई करते हैं, तो जो इंटेंडेड राइटिंग है वो टोनर पाउडर के थ्रू ऐसे डिटेक्ट हो जाती है कि क्या लिखा हो सकता है। हिडन राइटिंग चेक करते हैं, कोई भी रिकवरी ऑफ इम्प्रेशन वगैरह वो चेक करते हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, नोट इम्प्रेशन। जैसे मान लो किसी ने सुसाइड नोट लिखा लेकिन जिस जहाँ सुसाइड नोट लिखा था वो तो किसी ने हटा के फेंक दिया, तो भी चेक किया जा सकता है। अगर किसी ने वो फेंक दिया तो भी हम चेक कर सकते हैं ना कि चलो ठीक है सुसाइड नोट लिखा हुआ था। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न डॉक्यूमेंट टूल्स, पहली बात तो नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो एक ही डॉक्यूमेंट काफी बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के अंदर जा सकता है। सेंसिटिविटी भी हाई होती है, कंपैरिजन एक्यूरेट होता है, कई बार थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है बेस्ड ऑन हैंडराइटिंग पार्ट, पर वरना कंपैरिजन भी एक्यूरेट कर लेते हैं। डिजिटल स्टोरेज भी उसकी पॉसिबिलिटी हो चुकी है माइक्रो फोटोग्राफी के थ्रू। एंड देन इनविजिबल ऑल्टरेशन भी चेक करता है। अब लिमिटेशन ये है कि बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत ही ज्यादा ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको अच्छे से यूज करना जानता हो, यूज कर चुका। इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस हो सकता है, इन्वायरमेंटल मतलब बेसिकली बहुत फैक्टर्स इंटरफेयर कर सकते हैं, एंड एक सिंपल हैंडलिंग बहुत जरूरी है, मतलब सैंपल हैंडलिंग बहुत जरूरी है, दैट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की हैंडलिंग जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम हैंड राइटिंग में। तो हैंड राइटिंग तो कोई भी एक चीज है जो एक इंडिविजुअल खुद से लिखता है, ठीक है, खुद से लिखता है। इट कैन डिफर इन स्लैंट, इन स्लैंटिंग, इन स्पीड, इन रिदम, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो अब वो एक हैंड राइटिंग चेक करने के लिए भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। पहला है रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड्स, दूसरा है कलेक्टेड स्टैंडर्ड्स। रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड्स मतलब कोई भी अगर आपके पास कभी हैंडराइटिंग का डाउट होता है, हैंडराइटिंग सस्पिशियस होती है, तो जो हैंडराइटिंग सैंपल्स है रिटन स्पेशली फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अंडर सुपरविजन, मतलब अगर हमें फोरेंसिक एनालिसिस करनी है हैंडराइटिंग के और हम एक पर्सन को बोल रहे हैं कि आप 3 to 5 पेजेस लिख के दो, तो वो है रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड। हम आपको जो चीज लिखने को बोलेंगे आप वही लिखोगे, हम आपको जितने पेज लिखने को बोलेंगे आप उतना पेज लिखोगे, हम आपको जिस स्पीड में लिखने को बोलेंगे हम आप उतने स्पीड पे लिखोगे, हम आपको जो टाइम ड्यूरेशन में बोलेंगे आप उतने टाइम ड्यूरेशन में लिखोगे, दैट इज रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड। इसका फीचर ये है कि ये इन्वेस्टिगेटर के प्रेजेंस में होता है, देख और उसी स्पीड में लिखवाते हैं। हम 3 डिफरेंट स्पीड्स में लिखवाते हैं चेक करने के लिए कि सिमिलैरिटी, पूरे टाइम सिमिलैरिटी है कि नहीं टेक्स्ट की। पेन पेपर भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, हम ही बताएंगे कि कौन सा पेन पेपर चाहिए और कितने बार हम पेन पेपर देंगे आप उतने बार लिखोगे। फिर एडवांटेजेस इसका ये है कि फ्रेश सैंपल होता है, आमने सामने होता है, कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती, कंट्रोल कंडीशंस में होता है, मतलब हम जो कंडीशंस देंगे उसी कंडीशंस में होता है। कलेक्टेड स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि जो भी पहले से डॉक्यूमेंट रिटन हो, लिखे हुए हो, एंड हम उसको यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, हम वो कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई एक बच्चा है, हमें लग रहा है कि उस बच्चे ने ही लिखा है, पर हम उसको 3 4 पेजेस डिफरेंट डिफरेंट पेन से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से लिखवाना बहुत मुश्किल होता है एक स्टूडेंट को। तो जो भी उसकी नोटबुक्स होंगी, उसके लेटर्स होंगे, उसके अदर एप्लीकेशन होंगे, हम उससे थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे। कलेक्टर स्टैंडर्ड्स भी कंपेयर होते हैं, रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड्स भी कंपेयर होते हैं, बेस्ड उनके केस क्या है। फिर इम्पोर्टेंस ये है कि नेचुरल राइटिंग हैबिट्स का पता चल जाता है, तो वो इन जनरल कैसा लिखता है एंड हमारे पास जो सैंपल या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखता है। अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड राइटिंग, as it has already been stated, the most important factor in preparing collector standard is to include an adequate amount of writing. In the majority of investigation, however, between 15 to 20 specimen signatures should prove adequate, but because of the individual or conditions the under which the standards were prepared, this may not be sufficient amount. अगर सिर्फ एक सिग्नेचर की बात करें, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन सिग्नेचर है और हम एक पर्सन को या 5 इंडिविजुअल को बोल रहे हैं कि आप सिग्नेचर करके दिखाओ, तो हम 15 से 20
सिग्नेचर करवाएंगे उनसे, वो अपने अपने फ्रेश माइंड में कैसे कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड माइंड में कैसे कर रहे हैं, लॉट ऑफ। लेकिन 15 से 20 स्पेसिमेन भी शायद मतलब कम पड़ जाए। यूजुअली 4 to 5 pages ऑफ कनेक्टेड नेचुरल राइटिंग शुड बी सेटिस्फैक्ट्री। अगर हम उसे पूरे हैंडराइटिंग ही चेक करा रहे हैं, एक पैराग्राफ या एक लेटर, तो 4 से 5 पेजेस कनेक्टेड, मतलब कॉन्टिन्यूस राइटिंग हम चेक करते हैं, क्योंकि वो फ्रेश राइटिंग से शुरू करेगा तो ऑब्वियसली एक माइंड में रहता है कि मुझे वही हैंडराइटिंग रखनी है जो या तो बहुत अच्छी है या तो जिससे मैंने लेटर लिखा है वैसा, तो वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन लिखते 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 अगर स्पीड वगैरह सब इंक्रीज होती रहे तो हम पता लगा सकते हैं कि वो 4-5 पेजेस में कितना डिफरेंस आया है। Thus, if a signature is questioned, standard signature should be collected. If a check fraud is being invested, cancelled check should be taken. अगर अकाउंट एंट्री चैलेंज हुई है तो जितनी अदर एंट्रीज है वो लेनी चाहिए। एंड अगर ऑथरशिप है किसी एनोनिमस लेटर का तो बहुत सारे पेजेस ऑफ राइटिंग गैदर करनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। सोर्सेस, among the possible sources of signature standards are cancelled checks, signature cards for saving, checking। ये सब बेसिकली यही चीज है कि आप कहाँ कहाँ से ऐसी चीजें कलेक्ट कर सकते हो, विल से, कॉन्ट्रैक्ट से, सेल से, डीड से। क्योंकि ये मत सोचो ना विल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे मिलेगा, आपकी कुछ ना कुछ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर वहां पे भी होती है। फिर आपके लाइसेंस, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट, करेंसी एक्सचेंज, ये सारी चीजें में ये सारी चीजें आपके आपके खिलाफ कलेक्ट हो सकती है अगर कभी आप डाउट में आते हो। प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग कलेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ सिग्नेचर, जो डूज एंड डोंट्स होते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। Obtain at least 15 to 20 genuine signatures. Procure ink signatures for comparison with questioning specimen. 15 to 20 जेन्युइन सिग्नेचर्स लेनी है, इंक कंपैरिजन के लिए भी और जिस तरह से भी जो भी है, मतलब अगर पेंसिल सैंपल है तो पेंसिल वाले स्टैंडर्ड्स लेने हैं। सिक्योर व्हेन अवेलेबल जेन्युइन सिग्नेचर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस एज द क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जैसा क्वेश्चन वैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका चेक क्वेश्चन सैंपल है पर आप ले सिग्नेचर रहे हो, नहीं। सप्लीमेंट स्टैंडर्ड्स विद सिग्नेचर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, मतलब कि चलो ठीक है, आप चेक का अगर क्वेश्चन है तो आप चेक तो ले, कैंसिल चेक वगैरह तो रिक्वायर करोगे ही, पर एट द सेम टाइम आप ऐसे भी चीजें देखोगे जहाँ पे दूसरे सिग्नेचर्स हो सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिसिप्ट्स वगैरह। ऐसे सिग्नेचर सैंपल्स या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो जो 5 years के अंदर अंदर हुए हो ऑलमोस्ट, ताकि थोड़े फ्रेश चीजें, फ्रेश मार्किंग्स या फिर चेंजेस हम देख सकें। ओके, अगर किसी अनयूजुअल कंडीशन में कोई किसी ने कुछ लिखा है, अगर मान लो कोई डेथ नोट लिख रहा है पर वो ही इज ऑलरेडी डाइंग, ही इज शिवरिंग एंड ऑल, और वो वैसे कंडीशन में ही लिख रहा है पर वो बाद में बच जाता है। ओके, या बाद में बच जाता है, या ऐसा समझो कि हमें जो नोट मिला है, सुसाइड नोट, वो बहुत ही शिवरिंग कंडीशन में है। तो अगर आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और ने लिखा है सुसाइडल नोट, नॉट द पर्सन हु डाइड, तो आप उसको भी ऐसे शिवरिंग कंडीशन में, मतलब कंडीशंस वैसे बना के उसको लिखवा के देख सकते हो कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है कि नहीं। डू नॉट में है, सिर्फ एक दो सिग्नेचर स्टैंडर्ड्स पे रिलाय बिल्कुल मत करना। सिर्फ ये डिपेंड मत करना कि अगर आपके पास सिग्नेचर फोर्ज है और आप सिर्फ हैंडराइटिंग पे चेक कर रहे हो तो वो भी मत करना। डू नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली अपॉन सिग्नेचर यूज फॉर वेरी डिफरेंट पर्पसेस दैन द क्वेश्चन। कई बार लोगों के सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। और पेंसिल सिग्नेचर्स को क्वेश्चन इंक से नहीं कंपेयर करना है। एंड ये सब वही है कि अगर कोई इंसान अंडर इलनेस है, एक्सट्रीम इलनेस या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में या पॉइजन इंटॉक्सिकेशन के अंडर है, तो उस टाइम पे ज्यादा सिग्नेचर सैंपल्स हम नहीं ले सकते बिकॉज दैट विल नॉट बी रिलायबल। प्रोक्योर फॉर ऑब्टेनिंग करेक्टर स्टैंडर्ड्स फॉर हैंडराइटिंग एंड हैंड प्रिंटिंग। इसमें हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ये 4 to 5 पेजेस होनी चाहिए हैंड राइटिंग या हैंड प्रिंटिंग की। क्वेश्चन राइटिंग जो है
वो इंक स्टैंडर्ड्स प्रॉपर सिक्योर करने चाहिए। ये सिमिलर है, एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि और कितने इयर्स के अंदर का टाइम मैंने हमने लिया है सैंपल, वो सब भी चेक करना। स्पेसिमेंस जो भी लिखे हैं पेपर पे वो हम सिमिलर साइज के ही प्रोवाइड करें तो बेटर है। सिमिलर साइज साइज एंड शेप ये सब, जैसे कि मान लो अगर येलो पेपर पे लिखा है तो हम भी उसे येलो पेपर ही देंगे। अगर रफ पेपर पे लिखा है कोई सैंपल क्वेश्चन सैंपल तो हम उसे रफ पेपर ही देंगे टू गेट द हैंड राइटिंग। डू नॉट डिपेंड ऑन फ्यू लाइन्स ऑफ राइटिंग। भाई 4-5 पेजेस लिखवाना जरूरी है। आप ऐसे नहीं हो सकते कि उसने 3 लाइन लिख दी और आपने बोला अरे ये तो हैंड राइटिंग इसकी बहुत सुंदर है और ये वाली तो बहुत ही हमें खराब क्वेश्चन में मिली है, तो ये तो सेम नहीं है। ऐसा नहीं है। शुरू में फ्रेश थिंग बहुत अच्छे से लिखी जा सकती है, पर आपका हैंड राइटिंग बहुत डिपेंड करता है लेटर ऑन। फॉर्जरीज एंड इट्स टाइप्स। फॉर्जरी का मतलब होता है एक पर्सन जो चेंजेस करता है या ऑल्टर करता है एक राइटिंग को अपने वे में, ताकि वो एक फॉल्स नरेटिव शो कर सके या ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सके, या किसी को डिसीव कर सकते या किसी को इंजुरी प्रोवाइड कर सके, तो अपने लिए वो होती है एक फॉर्जरी। A person who makes, utters, or alters a writing in such a way as to convey a false impression concerning its authenticity, imposing a legal liability with purpose of deceiving or injuring another is guilty of forgery in its contemporary sense. To support a charge of forgery, the element of proof must be established। मतलब अगर हमें बताना है कि ये forgery है ये डॉक्यूमेंट, तो हमें प्रूफ भी बताना पड़ेगा कि ये प्रूफ क्या है, क्या एलिमेंटल प्रूफ है। The elements of forgery are false making, legal liability, identity of the forger, and the intent to defraud। जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक कहते हैं ना कि एक पर्सन को डेड होने के लिए 3-4 चीजें चाहिए, जैसे ब्रेन काम ना करे, हेल्थ हार्ट काम ना करे, उसी वे में सेम वे में एक चीज को फॉर्जरी बोलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉल्स मेकिंग हुई है, लीगल लाइबिलिटी हुई है, फॉर्जर की आइडेंटिटी क्या है, एंड इंटेंट क्या था ऐसा फ्रॉड करने का। ठीक है, पहला है फॉल्स मेकिंग। फॉल्स मेकिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि एक फ्रॉडुलेंट राइटिंग की क्रिएशन करना या किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑल्टरेशन करना, ताकि एक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी या डॉक्यूमेंट का जो मेन सेंस या पर्पस था वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। लीगल लाइबिलिटी में ये होता है कि मोस्टली लीगल लाइबिलिटी पड़ जाए किसी के ऊपर, अगर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट हाँ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर रहा है, फोर्ज कर रहा है, जैसे कि एग्रीमेंट्स वगैरह हो गया। अगर आपको पता है आपका एग्रीमेंट 11 मंथ्स का है, आई एम चेंजिंग इट टू 5 मंथ्स विदाउट ए नोटिस, दैट कम्स अंडर लीगल लाइबिलिटी। एंड अगर उसमें सिग्नेचर भी मिल जाता है तो अटेम्प्टेड अगर मिल भी जाता है तो भी वो एक प्रूफ है सर्जरी का। Forger's identity. The identity of the forger must be established. It is necessary to prove the accused made or altered forge। ठीक है, अगर हमें पता चल गया है कि कोई चीज ऑल्टर हुई है तो एटलीस्ट हमें ये भी तो पता चले ना कि फिर किसने ऑल्टर की है। तो अगर हमें एक फोर्जर पर्सन पे सस्पिशन भी है तो हम उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसके आइडेंटिटी प्रूफ निकाल सकते हैं। इंटेंट टू डिफ्रॉड। एक फॉर्जर अगर पता है कि एक फॉर्जर हमें पता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट फ्रॉड किया है, एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसके क्या इंटेंट है, उसको विक्टिम से क्या प्रॉब्लम है, या उसको अपने आप उसको क्या पर्पस था, उसका ऐसा क्या पर्पस था कि उसने एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, तो उससे वो भी एक एविडेंस की तरह ही एक्ट करता है कि जो इंटेंट है वो उसका ये था, एक इंटेंट था कि या तो इस विक्टिम को प्रॉब्लम में डालना या तो इंश्योरेंस क्लेम करना या एटसेट्रा। मेथड्स ऑफ फॉर्जिंग। मेथड्स ऑफ फॉर्जिंग में आता है सिंपल एंड स्टिमुलेटेड। तो एक सिंपल फॉर्जरी वो है जिसमें नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इमिटेट अ जेन्युइन सिग्नेचर। It may be the signature of a particular person or it could be a fictitious name. A simple forgery is the easiest type of forgery to identify because it does not resemble a known signature। जो सिंपल फॉर्जरी है वो ये है कि ज्यादा किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। अगर एक पर्सन का सिग्नेचर है, ठीक है ये, और उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने ये कर दिया, ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्जरी साफ साफ पता चल गया कि भाई ये फॉर्जरी है, ये क्वेश्चन सिग्नेचर से रिसेंबल ही नहीं कर रहा। सिम्युलेटेड सिग्नेचर वो होता है जहाँ पे एक फॉर्जर ने बहुत अटेम्प्ट्स किए होते हैं कि एक नोन सिग्नेचर को कॉपी करे।
जो नॉन सिग्नेचर होता है वो या तो फ्री हैंड कॉपी कर सकते हैं या तो ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस होता है, एक स्किल्ड पेनमैन होता है जिसको पता है कि किस तरह से कहाँ स्लैंट वगैरह हैंडल करना है। एंड बहुत डिफिकल्ट होता है सिमुलेटेड फोर्जरी को डिटेक्ट करना। तो आप ऐसा समझ लो कि जो सिंपल फॉर्जरी है, अगर मुझे सलमान खान के सिग्नेचर नहीं पता और मैं कोई भी सिग्नेचर कर रही हूँ, ठीक है, और उनको पता चल जा रहा है, पता चल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे सलमान खान का सिग्नेचर ही नहीं पता। सिम्युलेटेड में अगर मुझे सलमान खान का सिग्नेचर पता है, कैसा दिखता है, एंड देन आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट इट, देन इट्स अ सिम्युलेटेड फॉर्जरी। और अगर अगर मैं बहुत अच्छी हूँ सिग्नेचर कॉपी करने में, तो डिटेक्शन में भी मुश्किल होगा। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हैंडराइटिंग अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम हैंडराइटिंग को इतना चेक करते हैं, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो ऐसी चीजें को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कुछ लोगों का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता। रिस्ट मूवमेंट, कितना रिस्ट मूवमेंट फ्लेक्सिबल है, राइटिंग की ग्रिप कितनी है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पे ग्रिप कितना है, या फिर कैसे हैंडराइटिंग डेवलप हो रही है। लाइक कुछ लोगों की ना, कुछ लोग ऐसे घिस घिस के लिखते हैं, एकदम एकदम घिस घिस के। कुछ लोग बहुत ही अच्छे से कर्सिव लिखते हैं, जो कुछ लोग बहुत ही अच्छे से ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, कुछ लोग सिंपल लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वर्ड छोड़ छोड़ के लिख देते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। ओके, अदर फैक्टर्स लाइक एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन, कुछ लोगों को बहुत फास्ट लिखने की आदत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लिखने की आदत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। If handwriting is important to the writer, he or she will expend more effort in learning to write. अगर किसी इंसान को सीखने का बहुत मन है कि यस मुझे अपनी हैंडराइटिंग अच्छी बनानी है या हैंडराइटिंग अच्छी करनी है, तो वो एफर्ट लेके सीखेगा। पर अगर किसी इंसान को है कि नहीं यार मुझे बस लिख के खत्म करना है ऐसा सा, तो वो इतना एफर्ट नहीं डालेगा सीखने में। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडराइटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडराइटिंग दैट अकर इन हैंडराइटिंग। ठीक है, जब हम एक हैंडराइटिंग को चेक करते हैं, उसमें हम अपीयरेंस देखते हैं कि वो कैसे बना, उसकी जो बनावटी है उस हैंडराइटिंग की, उसको ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। वो बताता है कि राइटर की रेंज कैसी है, कर्सिव है, किस तरह से स्लैंट है, किस तरह से उसकी पेनमेंटशिप है, उसके वर्ड्स इनलार्ज्ड है या छोटे छोटे लेटर्स है, या किस तरह से। तो हैंडराइटिंग दे आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय द पेनमेंटशिप सिस्टम अ राइटर हैज लर्नड। हमें पता है कुछ स्टूडेंट्स कर्सिव लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वर्ड्स ब्रेक ब्रेक करके लिखते हैं, कुछ लोग ज्यादा गैप देते हैं, कुछ लोग बहुत कम गैप देते हैं, एक्सेट्रा। मूवमेंट, अब एक फैक्टर आता है मूवमेंट। मूवमेंट में ही आपके काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि डायरेक्शन, सब फैक्टर्स। रूल्स ऑफ पेनमैनशिप डिटेक्ट दैट राइटिंग प्रोसेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम एक्चुअली लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट पे खत्म करते हैं, पर कुछ लैंग्वेज में राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट पे खत्म करते हैं। इससे भी हमें पता चल सकता है कि एक पर्सन कहाँ ग्रो अप हुआ है, ये एक पर्सन बचपन से क्या सीखा है। स्लैंट, स्लैंट रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द राइटिंग लीन्स, मतलब किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। कुछ लोग, जैसे कि एज आई ऑलरेडी सेड, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, एंड कुछ लोग एकदम स्ट्रेट लिखते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग एकदम ही टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, कुछ भी हो एकदम ही टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऐसे करके। तो वो कर्सिव भी जो कह लो, लेकिन कर्सिव भी स्ट्रेट होती है, लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। तो ये भी बच्चा बहुत लर्न करता है थ्रू आउट द टाइम कि उसके कौन सा कंफर्टेबल है। रिदम, रिदम रिफर्स टू राइटर्स कंसिस्टेंसी, मतलब वो जो स्लैंट में ट्राई किया है, क्या वो कंसिस्टेंसी उसको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर रहा है, या फिर जब उसका मूड हो रहा है तब बहुत अच्छे से राइट स्लैंट में लिखा है, फिर उसके बाद लेफ्ट स्लैंट में, फिर उसके बाद कुछ भी खिचर पिचर कर दिया। तो उससे भी पता चलता है कि कौन रिदमिक राइटर है। प्रेशर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर राइटिंग। एक होता है ग्रिप प्रेशर, एक होता है पेन को प्रेशर देके आराम से लिखना। एक होता है एकदम इंस्ट्रूमेंट को एकदम पुश करके पेपर से लिखना, जिसमें बहुत सारे ऐसे बहुत ज्यादा इंडेंटेशन आ जाती है। कुछ लोग बहुत स्मूथली लिखते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ लिखते हैं। लाइन क्वालिटी, ये लाइन की स्मूथनेस क्या होती है वो चेक होता है लाइन क्वालिटी में। तब इसमें एक बार एक समरी देख लो।
जब एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास, राइटिंग हो गया, टाइप्ड हो गया, या जो भी, वो हम कैसे चेक करते हैं? स्टेप 1 है कलेक्शन, हमारे पास है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। एग्जामिनेशन के लिए हम हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं। हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जो मेजर मेजर चीजें होती हैं, ऊपर ऊपर वाली चीजें। फिर हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जिसमें हम हैंडराइटिंग में मूवमेंट, डायरेक्शन, स्लैंटिंग वगैरह वगैरह, प्रेशर, लाइन क्वालिटी, ये सब चेक करते हैं। एंड इसके बाद उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन हमने कर लिया, क्लास कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल, और उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इसमें आपको सिर्फ हैंडराइटिंग वाले पार्ट को ही चेक करना है। डिटेक्शन ऑफ ऑल्टरेशन, टैम्परिंग इन डॉक्यूमेंट्स। अगर अब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये इस पे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। तो detecting alterations depends on specialized equipment, light sources and microscopes. Like stereo microscope use करना आना चाहिए, comparison microscope use करना आना चाहिए। One piece of specialized equipment used to detect alterations is a multispectral imaging device. Multispectral imaging device है, मतलब आप ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से एक बार में कंपेयर कर सकते हैं। This device allows a document examiner to perform non-destructive testing. याद रखना, पेपर आपका खराब नहीं हो रहा, हैंडराइटिंग सैंपल आपका खराब नहीं हो रहा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। बहुत सारे लाइट सोर्सेज एंड फिल्टर्स होते हैं इसमें, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड लाइट सब होती है। मतलब आप अलग अलग जो यूवी कैबिनेट, आईआर कैबिनेट में चेक करते हो, वो सब इसमें ऑलरेडी होता है, तो आप एक बार में कंपैरिजन कर सकते हो। This equipment is the workhorse of any document examiner's office and assists in analyzing a variety of material, जैसे कि substrate, printing, laminar, hologram, ये सब भी जो भी मटेरियल यूज हुआ है, ये भी हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। Other equipment such as side lighting, oblique lighting can also detect indented impressions, ठीक है। अल और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि साइड लाइटिंग एंड ओब्लिक लाइटिंग, तो ये भी डिटेक्ट करते हैं इंडेंटेड इंडेंटेड इम्प्रेशन को। इंडेंटेड इम्प्रेशन को, ठीक है। तो इंडेंटेड इम्प्रेशंस को अगर हम डिटेक्ट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड हो जाता है, कि हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई पर्सन अपने जर्नल में इतनी सारी एंट्री कर रहा है, तो क्या वो सही है कि नहीं है। अगर हमने देखा 3-4 दिन की एंट्री गायब है, तो हमें पता चल सकता है कि ओ इंडेंटेशन तो है यहाँ पे, तो मतलब एंट्री की थी, पेपर उड़ा दिया गया। दिस मे बी हेल्पफुल व्हेन वर्किंग इन मेडिकल रिकॉर्ड ऑल्टरेशन, ये भी पता चल सकता है कि पहले क्या लिखा था और उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है। हम नोटबुक, ट्रांजैक्शन, ये सब चेक करें तो। A stereo microscope provides magnifying power to allow fine details of a document to be observed. एक डॉक्यूमेंट रखा, स्टीरियो माइक्रोस्कोप की मदद से हम आराम से फाइन डिटेल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम उसको अदर लाइटिंग ऑप्शंस में चेक करेंगे, तो हम और अच्छे से प्रिंटिंग प्रोसेस, इंडेंटेड इम्प्रेशंस, ऑल्टरेशंस, इरेजर्स, ये सब अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर माइक्रो प्रिंटिंग हुई है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर बहुत फाइन डिटेल्ड हैंड राइटिंग है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है, जिससे हम चेक स्प्लिट एक स्प्लिट स्क्रीन प्रोवाइड होती है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं साइड बाय साइड। इस पे हम टाइप राइटिंग डिफेक्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई भी पासपोर्ट ऑल्टरेशन वगैरह है, वो चेक कर सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूजुअली ऑल्टर्ड। कौन से डॉक्यूमेंट्स डे टू डे लाइफ में डिटेक्शन के लिए जाता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जाता है डेफिनेटली, चेक्स, विल्स, डीड्स, ट्रस्ट, स्टॉक सर्टिफिकेट्स, एग्जांपल देख लेना। चेक वॉशिंग, या चेक जो है इंटरसेप्टेड होता है, वॉश होता है, और फिर उसको एक लेजिटिमेट चेक की तरह दिखाते हैं। पर हम जब डिटेक्शन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है किस टाइप का ऑल्टरेशन हो चुका है इसमें। इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर हम चेक कर लेते हैं कितना फ्लोरोसेंस शो कर रहा है। अगर चेक वॉश होके दोबारा दिखा रहा है, मतलब कि फ्लोरोसेंस कम शो करेगा या ज्यादा शो करेगा। तो एक रिएक्शन दिखाता है पेपर में, और हमें पता चल जाता है केमिकल अप्लाई किया था, जो भी लिखा था ना चेक पे, चेक में मान लो लिखा था कि आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, पर आपको वो 1 लाख बनाना था, और आपने केमिकली सारा चीजें हटा के आपने फिर से लिखा है, तो फ्लोरेसेंस पता चल जाएगा पेन से कि कितना चेक हुआ है, सॉरी कितना केमिकल वॉश हुआ है। पासपोर्ट एंड वीजा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आते हैं उसमें। सबसे पहले तो पासपोर्ट की जो फोटो होती है ना,
ड्राइवर लाइसेंस एंड पासपोर्ट में जो फोटो होती है वो ही ऑल्टर्ड होती है, काफी ज्यादा उसमें पेज सब्स्टिट्यूशन वगैरह किया होता है। जैसे वीजा बोल रहे, पासपोर्ट की जो भी मेजर डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है वो सब चेंज होता है। हेल्थ केयर फ्रॉम फॉर्म बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, ठीक है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी और को सबमिट करने को कहते, मान लो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह लेना है, डायबिटीज किसी और को, लेकिन आपने वो अपने में लिखवा लिया है हेल्थ केयर में, मतलब बेसिकली बेनिफिट लेने के लिए ही होता है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग क्राइम। अब है बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को कैसे फोटोग्राफ करोगे। तो पहली बात तो एक ट्राइपॉड यूज करना है एट ऑल टाइम्स। वो ट्राइपॉड आपको हेल्प करेगा टू टेक अ क्लोज अप फोटोग्राफ। मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेने हैं हर एंगल से, स्केल के साथ, विदाउट स्केल के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, क्लोजअप से फोटो लेना है, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें बोले कि ये सीन ही ऑल्टर हो गया या फिर ये डॉक्यूमेंट ऑल्टर हो गया है। फिर मैक्रो कैपेबिलिटीज यूज करनी, जैसे कि पॉइंट एंड शूट कैमरास होता है, वो क्लोज अप फोकस, उसमें क्लोज अप फोकसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। if your camera does not have macro focusing, it might also have a, if your have does have a macro focusing, इसमें macro flash unit होता है, फ्लैश, विदाउट फ्लैश, स्केल, विदाउट स्केल, ये सारे फोटोज फोटोज बहुत सारे होने चाहिए। आपको एक काम दिया, आपको फोटोज बहुत सारे लेने हैं। ऑप्टिकल जूम होना चाहिए, देन बाउंस लाइटिंग होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ्स लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स लेना है, उसके बाद में कलर को कन्वर्ट भी करना है, चेक करने के लिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। इंट्रोडक्शन टू इम्प्रेशन एविडेंस। इम्प्रेशन एविडेंस क्या आ जाता है, ठीक है, इम्प्रेशन एविडेंस हो जाता है जो भी इंडेंट हो, जैसे कि हमने राइटिंग्स की इंडेंटेशन पढ़ी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनी मार्क और इम्प्रिंट प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट केम इन कांटेक्ट विद अनदर सरफेस। ये आपका फुटप्रिंट, शू प्रिंट, टायर मार्क, ट्रैक मार्क, टूल मार्क, कुछ भी हो सकता है, जो व्हेन दूसरे कांटेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में आया तो उसने अपना असली रंग दिखाया और वहां पे वो लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल ट्रेस छोड़ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, हम सस्पेक्ट को लिंक कर सकते हैं, क्राइम सीन विक्टिम के बीच में लिंकेज बिठा सकते हैं। फुटप्रिंट देखें तो जो बेयर फीट से सरफेस पे जो प्रिंट आता है उसको कहते हैं फुटप्रिंट्स। विजिबल प्रिंट होते हैं, प्लास्टिक प्रिंट होते हैं और लेटेंट प्रिंट होते हैं। विजिबल प्रिंट का मतलब होता है कि किसी ब्लड के ऊपर या डर्ट के ऊपर या पेंट के ऊपर आपने पैर रखा था और फिर आपने फर्श के ऊपर मतलब फ्लोर के ऊपर पैर रख दिया, तो एक ब्लड प्रिंट, डर्ट प्रिंट या पेंट प्रिंट टाइप कुछ दिखेगा। या फिर आपने मान लो आपके पैर पे कुछ लगा था, फिर आपने फ्लोर पे रखा पैर, तो वो दिख रहा है कि फुट है, किसी का फुट है, ठीक है। प्लास्टिक प्रिंट का मतलब होता है कि आप किसी क्लेई सब्सटेंस या फिर आप मिट्टी में चल गए तो वहां पे एक इंडेंटेशन बन गए, तो वो एक प्लास्टिक प्रिंट बन गया। लेटेंट प्रिंट का मतलब होता है कि आपका पैरों के निशान है पर वो ऐसे नहीं दिख रहा है। जब आप किसी और यूवी लाइट वगैरह से देखोगे तो देखोगे कि बॉडी स्वेट कॉम्पोजिशन की वजह से आपके पैरों का प्रिंट तो वहां पे है। अब किस किस सरफेस में मिल सकता है, मड, डस्ट, वेट फ्लोर, ब्लड, ड्राई फ्लोर ऑल्सो, पर आपके पैर अगर वेट हो तो भी फुटप्रिंट बन सकता है। फुटप्रिंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आप तो देखेंगे साइज क्या है, शेप क्या है, कैसे चल रहा है, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे मान लो मैं ऐसे पैर बनाऊं तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। कोई, हाँ, ये पैर ऐसे चल रहा है और दूसरा पैर है, यस, दूसरा पैर है ऐसे चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो ये हम पता लगा सकते हैं। फिर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि टो का शेप कैसा है, टोज में डिफरेंस कैसा है, मतलब कुछ लोगों में ऐसा होता है एकदम, ठीक है, टो, दूसरे टो में डिफरेंस होता है, कुछ लोगों का टो एकदम सेम रहता है। मेरे इस पे हंसना मत, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक इट, मैं सून थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी। तो कुछ लोगों का टो ऐसा होता है, ठीक है, एकदम सब सेम साइज में, और कुछ लोगों का टो ऐसा रहता है, अ, ये थंब वाला डिफरेंट होता है, एंड देन ये वाला लॉन्ग रहता है, बाकी सब भले सेम साइज के रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट होता है, तो वो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, वो इंडिविजुअल में आ जाता है। आर्क पैटर्न मतलब कैसा शेप बन रहा है टोज का, जैसे इसमें एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, इसमें ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है।
क्रैक्स एंड स्कार्स, ठीक है, वो भी पता चलता है। मोस्टली फुटप्रिंट पे इतने क्रैक्स एंड स्कार्स नहीं दिखते हैं, लेकिन यस, यहाँ से सॉरी, बट यस, अगर ये हमारा पैर है, ठीक है, तो यहाँ से एक आर्क टाइप भी रहता है, तो वो भी पता चल जाता है। कौन सी डिफॉर्मिटीज अगर कोई है, मे बी कोई लोगों का टो नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो भी प्रिंट से पता चल सकता है। हम इम्पोर्टेंस यही है कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसकी वॉकिंग पैटर्न और हाइट एस्टिमेट कर सकते हैं, मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो हम चेक कर सकते हैं, और क्राइम सीन से सस्पेक्ट भी लिंक कर सकते हैं। अब शू प्रिंट्स वेरी मच सिमिलर टू फुटप्रिंट्स, बट इसमें ये होता है कि फुटवेयर के सोल वाले पैटर्न से बनता है ये प्रिंट, ठीक है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि कौन से ब्रांड या टाइप की शू थी, माउंटेन शूज थे, स्पाइक शूज थे, या फिर सिंपल वॉकिंग शूज थे, जो भी। शू का साइज क्या था, शू के साइज से हम पता लगाते कि या तो वो पर्सन बहुत टाइट शू पहनता होगा, या फिर वो शू क्या, या फिर वो शू जो है उससे एक साइज बड़ा होगा उसके पर्सन। उसके बाद आ जाता है वियर पैटर्न, किस तरह से वो पहनता है, क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, मतलब कितना टाइम से वो शू यूज कर रहा है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक में तो सोल डिजाइन, नंबर, साइज, शेप, मैन्युफैक्चर पैटर्न। पर इंडिविजुअल डिजाइन में हमें कैसे पता चलेगा, जब उस शू में कोई कट्स होंगे, या फिर स्क्रैचेस होंगे, या फिर वियर टियर मार्क्स होगा, या वो किसी मिट्टी विट्टी में गया होगा और वो अभी तक हटा नहीं होगा, वैसी चीजें। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फुट एंड शू प्रिंट्स। तो पहले तो प्रिजर्वेशन के लिए मेथड में फोटोग्राफी होती है, कास्टिंग होती है, लिफ्टिंग होती है एंड ट्रेसिंग होती है। इंपॉर्टेंस में देखें तो एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट करने से पहले उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। फोटोग्राफी तो हम कर ही लेते हैं उन प्रिंट्स की जहां पे भी शू प्रिंट मिला है, स्केल, विदाउट स्केल, ऑब्लिक लाइटिंग, विदाउट ऑब्लिक लाइटिंग, क्लोज, विदाउट क्लोज, सारी फोटोज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक विजुअल रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद है कास्टिंग मेथड। कास्टिंग मेथड में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेंटल स्टोन या फिर सल्फर कास्टिंग मटेरियल का यूज होता है। हम इम्प्रेशन देखते हैं, उसके साइड की सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एक शू इम्प्रेशन मिला, ठीक है, तो हम उसके अराउंड एक एरिया क्लियर करेंगे, ओके। उसके अराउंड ये क्लियर करके उसको मार्किंग दे देंगे। उसके बाद हम अपना कास्टिंग मिक्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड फिर वो कास्टिंग मिक्स जो है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है, पूरा ही डाल देंगे। फिर उसको कुछ टाइम तक रहने देंगे, हार्ड हो जाएगा, फिर उसको निकालेंगे, एंड उसको फिर लेबल करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ उसको लेबल कर देंगे। और ये कास्टिंग कहाँ करते हैं, जहाँ पे मड, स्नो या सॉफ्ट सॉइल इम्प्रेशन हो ना, जहाँ पे प्रॉपर ऐसे दिख रहा हो सोल वगैरह, वहां पे। लिफ्टिंग टेक्निक्स देखे अगर अभी हम, ठीक है, लिफ्टिंग टेक्निक्स पे देखे तो डस्ट प्रिंट्स, ये वाला साइड मत देखो अभी, ठीक है। लिफ्टिंग टेक्निक्स में देखे तो डस्ट प्रिंट्स और लेटेंट शू प्रिंट, मतलब अगर एक शू मिट्टी से चल के आके फ्लोर पे अटैच है, तो हमें हल्का सा मिट्टी दिख रहा है, तो हम अधेसिव लिफ्टिंग, जेल लिफ्टिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग कर सकते हैं। मतलब अधेसिव मतलब जैसे कि बड़ा सा जो टेप होता है उससे उसको सिंपली प्रेस किया, कुछ ऐसे ऐसे नहीं करना है, सिंपली प्रेस किया, उठा दिया, ब्लैक पेपर पे जाके या व्हाइट पेपर पे जाके रख दिया, तो वो तो हमें लाइनिंग्स दिख जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग में ये होता है कि जो डस्ट फिल्म है उसको एक फिल्म पे ट्रांसफर कर देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव ही होता है, और डस्टी फुट फ्लोर इम्प्रेशन आराम से उसमें आ जाते हैं। अब टायर मार्क्स। टायर मार्क्स तो यही है कि व्हीकल की टायर से जो सरफेस पे मार्क्स आ जाते हैं वो। इसके टाइप है स्किड मार्क्स, एक्सेलरेशन मार्क, यॉ मार्क्स एंड टायर ट्रेड मार्क्स। कैस्केड मार्क्स का मतलब ये होता है कि एक व्हीकल जब जा रही होती है और वो थोड़ी सी स्लाइड मतलब हो जाती है ना, स्किड हो जाती है, अपने मेन डिवीजन से थोड़ा सा स्किड हो जाती है, तो जो मार्क्स आते हैं दोज आर स्किड मार्क्स। एक्सेलरेशन मार्क्स ये होता है जब एक पर्सन एकदम से स्पीड से एक्सेलरेट करता है, तो उसके स्पीड से ज्यादा जब वो टायर स्पिन करती है, तो वो मार्क्स दिखाई देता है। मोस्टली स्किड मार्क्स जैसा ही होता है, पर थोड़ा डिफरेंट। यो मार्क्स मतलब जहाँ पे कर्वेचर होती है रोड की, एंड इवन कार ऐसे रोड को कर्व करके जाता है, तो वो ऐसे लाइंस एकदम कर्वेचर लाइंस दिखती है, दैट आर यो मार्क्स। टायर ट्रेड इंप्रेशन तो ये कि जिस भी ब्रांड का जैसा भी टायर है उसके इंप्रेशन प्रॉपर दिखते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉक है, कहाँ कहाँ लाइंस है, वैसे।
इसके एविडेंस ये है कि पहली बात क्राइम सीन से हम लिंक कर सकते हैं व्हीकल को, हमें पता चल जाता है कि व्हीकल टाइप क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि स्पीड क्या हो सकती थी एस्टिमेशन, एंड किस टाइप का मूवमेंट था, मतलब कहाँ से मूवमेंट था, राइट साइड से आया था या लेफ्ट साइड से आया था या जैसे वे। स्किड मार्क्स का मतलब पढ़ लो अभी, देखो, प्रोड्यूस ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग, एकदम से स्लाइड किया, ब्रेक किया पर एकदम से स्लाइड किया तो वहां पे जाके अटक गया है। योर मार्क्स मतलब कर्व्ड मार्क्स ड्यूरिंग स्लाइड साइड स्लिपिंग। एक्सेलरेशन में मतलब रैपिड एक्सेलरेशन जब कर रहा तब। एग्जामिनेशन ऑफ टायर मार्क्स, पहले तो जो टायर की ट्रेड पैटर्न है, जो हमें कास्टिंग मिली है, सॉरी पैटर्न जो मिला है, ट्रेड पैटर्न, उसको एनालाइज करते हैं हम कि वो कैसा दिख रहा है, वो कौन से ब्रांड से मैच कर रहा है, उसकी विड्थ कितनी है, मतलब किस टाइप की गाड़ी है, वो एक छोटी सी कार है कि वो छोटे से बाइक है कि वो बहुत बड़ा ट्रक है। फिर व्हील कितना बड़ा है वो चेक करता है, फिर सस्पेक्ट व्हीकल से कंपैरिजन करते हैं। अब है ट्रैक मार्क्स। ट्रैक मार्क्स का मतलब होता है कि जो भी मार्क्स प्रोड्यूस हुआ है बाय द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स ओवर सरफेस। मतलब ट्रैक मार्क्स ये है कि हमें दिख जाता है, अगर एक डियर कहीं पे भाग रहा है तो उसी के सिर्फ पैरों के मार्क्स है, अगर एक व्हीकल कहीं दूर तक गई है तो उनके टायर के मार्क्स है और हम उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ड्रैग मार्क्स होते हैं, कार्ट व्हील मार्क्स होते हैं, एनिमल मार्क्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, बेसिकली व्हीकल ट्रैक्स होते हैं। व्हीकल ट्रैक मतलब ऑटोमोबाइल से प्रोड्यूस होना है, एनिमल ट्रैक मतलब एनिमल से प्रोड्यूस होना है, ड्रैग मार्क्स मतलब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके ले जा रहे हो, पेड़ वगैरह मोस्टली भी होता है वो। इसको भी प्रिजर्व कैसे करते हैं, फोटोग्राफी, कास्टिंग, मेजरमेंट, ड्रोन इमेजिंग, 3D स्कैनिंग, एंड ये सारे टॉपिक हम बहुत अच्छे से कवर भी कर सकते हैं अगर आप, हाँ, अगर नहीं, जब हम लाइव लेक्चर पढ़ेंगे तब, क्योंकि इन सबको स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो वो हम और अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ये टॉपिक जो आज हमने कवर किया, एक यूनिट हमने कवर किया, वो इसलिए कवर किया क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम टॉपिक, वो ये उनके लिए है। एंड क्वेश्चंस भी मोस्टली इसी में से घुमा फिरा के आते हैं, मोस्टली केस स्टडी टाइप। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फिंगरप्रिंट वगैरह। ओके, बाय।